हेलो स्टूडेंट्स। वीडियोज़ की इन श्रृंखला में आज हम बीएससी पार्ट 2 के फिजिक्स के पेपर सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक दहली अभिक्रिया ऊर्जा थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम दहली अभिक्रिया ऊर्जा क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, इसको हम समझते हैं। तो हमने कहा इसको परिभाषित करने के लिए टक्कर करने वाले कण की वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे अभिक्रिया में शून्य गतिज ऊर्जा से कई कण उत्पन्न हो जाएं, तो न्यूनतम ऊर्जा दहली अभिक्रिया ऊर्जा कहलाती है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा दहली अभिक्रिया ऊर्जा कहलाती है। तो हमने कहा, मान लिया हमारे पास दो कण हैं, ये कण M हो गया, ये कण ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, ये जो A कण है ये आकर इस B से टक्कर करता है। तो टक्कर के फलस्वरूप अगर मान लीजिए ये कण जो है ये कई कणों के अंदर विभक्त हो जाए, तो उस प्रकार जो इनसे उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, जैसे मान लीजिए टूटकर ये C बन गया, ये D बन गया, ठीक है। और ये जो उत्पाद कण है इनकी गतिज ऊर्जा कितनी हो, शून्य हो। तो इस टक्कर करने वाले कण की आकर टक्कर किसने की, टक्कर की ए ने। ठीक है, इस ए ने टक्कर की, टक्कर के फलस्वरूप हमें उत्पाद सी और डी प्राप्त होते हैं। यदि इन उत्पाद सी और डी की गतिज ऊर्जा जीरो है, अर्थात ये जो हमें उत्पाद कण मिल रहे हैं ये हमें गतिज ऊर्जा इनकी यदि जीरो प्राप्त होती है, या ये कण जो हैं ये गति नहीं करते, स्थिर अवस्था में होते हैं, तो टक्कर करने वाले कण की वह न्यूनतम ऊर्जा दहली अभिक्रिया ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो हमने कहा टक्कर करने वाले कण की, तो टक्कर करने वाला कण कौन सा हो गया, टक्कर करने वाला कण ए हो गया। तो इस कण ए की वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे अभिक्रिया में शून्य गतिज ऊर्जा से कई कण उत्पन्न हो जाएं, तो यह न्यूनतम ऊर्जा दहली अभिक्रिया ऊर्जा थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी कहलाती है। तो इसे ड्राइव करने के लिए हमने माना प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कौन सा निर्देश तंत्र होता है, वह निर्देश तंत्र जो प्रयोगशाला से जुड़ा हो, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहलाता है। तो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में माना विराम द्रव्यमान m1, मतलब जब कण स्थिर अवस्था में है तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो विराम द्रव्यमान कहलाता है। तो विराम द्रव्यमान m1 का एक कण A जिसका संवेग कितना है, p1 है, तथा ऊर्जा E1 है। विराम द्रव्यमान m2 तथा ऊर्जा E2 के एक स्थिर कण B से टक्कर करता है। ठीक है, तो हमने कहा कण A जो है ये किससे टक्कर कर रहा है, ये कण B से टक्कर कर रहा है। तो इसका मतलब टकराने वाला कण कौन सा हो गया, टकराने वाला कण A हो गया। ठीक है, और विराम द्रव्यमान m3 m4 वाले दो कण क्रमशः C तथा D उत्पन्न करता है। तो हमने कहा विराम द्रव्यमान m1 का एक कण A, संवेग इसका p1 तथा ऊर्जा E1, विराम द्रव्यमान m2 तथा ऊर्जा E2 के एक स्थिर कण B से क्या करता है, टक्कर करता है। तो कण A जो है ये गतिशील है और इस कण B जो है ये कैसा है, स्थिर है। से टक्कर इसने की और टक्कर के फलस्वरूप विराम द्रव्यमान m3 तथा m4 के दो कण क्रमशः C व D उत्पन्न करता है। इसलिए A प्लस बी इक्वल्स टू C प्लस डी। ये टक्कर से पहले कण हो गए और ये जो C और D हो गए ये हमारे उत्पाद कण हो गए। कण A एवं B के चतुर्विम संवेग। तो कण A और B के चतुर्विम संवेग की यदि बात करें तो कण A का चतुर्विम संवेग हो गया P1 म्यू इक्वल्स टू P1 आकाशीय घटक स्पेशल कंपोनेंट, और I E1 अपॉन C ये हो गया हमारा समय घटक मतलब टाइम कंपोनेंट। ठीक है, तो कण A की का संवेग P1 था, ऊर्जा E1 थी, तो हमारे पास संवेग हो गया P1 और ऊर्जा हो गई E1। इससे हमने ये जो चतुर्विम संवेग है इसका चतुर्थ घटक लिख लिया। इसी प्रकार P2 म्यू कण B का चतुर्विम संवेग, तो कण का B का संवेग P2 है और ऊर्जा E2 है, तो ये हो गए आकाशीय घटक
और आयोटा E2 अपॉन सी हो गया कौन सा, समयवत घटक। अब हमने कहा, हमने ऊपर लिखा था कि कण बी जो है ये कैसा है, स्थिर कण है, इसलिए इसका संवेग कितना हो गया, इसका संवेग 0 हो गया। अब इसमें हमने संवेग ऊर्जा संबंध से संवेग ऊर्जा संबंध लिखा, तो E1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर C की पावर 4, C क्या है यहाँ पर, C प्रकाश का वेग है, तथा E2 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 स्क्वायर C स्क्वायर, P2 इक्वल्स टू 0, तो इसलिए हमने लिख दिया कि E2 स्क्वायर इक्वल्स टू M2 स्क्वायर C की पावर 4, इसको हमने समीकरण 2 से डिनोट कर दिया। अतः कण ए एवं बी का कुल चतुर्विम संवेग पी म्यू इक्वल्स टू P1 म्यू प्लस P2 म्यू, इसको लिखा हमने, तो P1 को यहाँ से लिख लिया और P2 की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी, तो ये हो गया P1 कोमा आयोटा E1C प्लस 0 कोमा आयोटा E2C, तो यहाँ से ये टर्म इसके साथ ऐड हो जाएगी और ये वाली टर्म इसके साथ ऐड हो जाएगी। ऐड हुई तो हमें मिला P1 कोमा आयोटा अपॉन C E1 E2, ये हमने समीकरण 3 से डिनोट कर दिया। तो कण ए और बी का कुल चतुर्विम संवेग हमें ये इस टर्म के बराबर प्राप्त होता है। इसको जो समीकरण 3 हमने लिखी है, इससे कुल संवेग, कुल चतुर्विम संवेग हमें प्राप्त होता है। अब हम इस अभिक्रिया को सी निर्देश तंत्र में प्रेक्षित करते हैं। सी निर्देश तंत्र मतलब द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में प्रेक्षित करते हैं। और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को कैसे डिफाइन करेंगे, वह निर्देश तंत्र जो किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र के साथ जुड़ा हो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहलाता है, या सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। सी निर्देश तंत्र के सापेक्ष टक्कर से पूर्व कणों का कुल संवेग शून्य होता है, अर्थात जो इसकी डेफिनेशन है सीएम निर्देश तंत्र की, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की, कि टक्कर से पूर्व मतलब जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र है उसमें कणों का कुल रेखीय संवेग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमने मान लिया कि सी निर्देश तंत्र में विराम द्रव्यमान m1 के कण का, सी निर्देश तंत्र में विराम द्रव्यमान m1 के कण ए का संवेग p1 डैश और ऊर्जा E1 डैश है, तथा विराम द्रव्यमान m2 के कण का संवेग p2 डैश तथा ऊर्जा कितनी है, E2 डैश है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका मतलब दोनों कणों के रेखीय संवेग का योग 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कणों का कुल संवेग कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है सीएम निर्देश तंत्र की। तो P1 डैश प्लस P2 डैश इक्वल्स टू 0। तो हमने कहा सीएम निर्देश तंत्र में कण ए का चतुर्विम संवेग P1 म्यू डैश इक्वल्स टू P1 डैश कोमा आयोटा E1 डैश अपॉन C, तथा सीएम निर्देश तंत्र में कण बी का चतुर्विम संवेग P2 म्यू डैश इक्वल्स टू P2 डैश कोमा आयोटा E2 डैश अपॉन C होगा। अतः सी निर्देश तंत्र में कण ए व बी का कुल चतुर्विम संवेग P म्यू डैश इक्वल्स टू P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश। तो इसको हमने लिख लिया, ये हो गया P1 डैश प्लस P2 डैश कोमा आयोटा अपॉन C E1 डैश प्लस E2 डैश। अब हमने यहाँ से P1 डैश प्लस P2 डैश कितना लिख लिया, ये 0 के बराबर हो गया। तो P म्यू डैश इक्वल्स टू 0 आयोटा अपॉन C E1 डैश प्लस E2 डैश, इसको समीकरण 4 से डिनोट कर दिया। अब हम जानते हैं चतुर्विम संवेग के घटकों के वर्ग का योग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में निश्चर रहता है। ये हम पहले प्रूव करके आए हैं, जो हमारा पिछला चैप्टर था, जो पिछले वीडियोस थे उसमें हमने प्रूव किया था कि चतुर्विम संवेग के घटकों के वर्ग का योग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में निश्चर रहता है। अतः सी निर्देश तंत्र एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, इसलिए P म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू P म्यू डैश स्क्वायर। P म्यू जो L निर्देश तंत्र है उसमें चतुर्विम संवेग के घटकों का वर्ग, और P म्यू डैश C निर्देश तंत्र में चतुर्विम संवेग के वर्ग के घटकों के वर्ग का योग।
इसमें समीकरण 3 तथा 4 से मान रखने पर, तो हमने कहा पी म्यू स्क्वायर को लेकर आ गए हम समीकरण 3 से। कहाँ है पी म्यू, ये रहा, यहाँ से ले आएंगे, और पी म्यू डैश वो हम यहाँ से ले लेंगे। तो अब यहाँ से हम लेकर आए तो ये इक्वेशन हो गई पी वन स्क्वायर माइनस ई वन प्लस ई टू का होल स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ई वन डैश स्क्वायर प्लस ई टू डैश का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी निर्देश तंत्र में अभिक्रिया से पूर्व कणों एम व बी का की कुल ऊर्जा सी निर्देश तंत्र ई डैश इक्वल्स टू ई वन डैश प्लस ई टू डैश। ठीक है, तो ये हमने इसको सोल्व करके ये इक्वेशन निकाल ली। तो सी निर्देश तंत्र में अभिक्रिया से पूर्व या टक्कर से पूर्व दोनों कणों की कुल ऊर्जा कितनी हो गई, ई डैश के बराबर हो गई। तो ई डैश इक्वल्स टू ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू माइनस पी वन स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 1/2। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, देखिए समीकरण 2, ये हमारी समीकरण 2 हो गई। तो समीकरण 2 से ई वन स्क्वायर और ई टू स्क्वायर की वैल्यू हम रख लेते हैं। तो समीकरण 2 से ये ई वन स्क्वायर का मान, ई वन स्क्वायर किसके बराबर है, ई वन स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर सी की पावर 4। तो देखो ये टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी किसके साथ में, ई वन स्क्वायर कितना रखना है हमें, ई वन स्क्वायर रखा जाएगा पी वन स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर सी की पावर 4। तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ई वन स्क्वायर बचा एम वन स्क्वायर सी की पावर 4। ई टू स्क्वायर बराबर था एम टू स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 ई टू की जगह रख लिया एम टू सी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा ई डैश की वैल्यू। तो ई डैश कितना हो गया, ई डैश इक्वल्स टू एम वन स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 प्लस एम टू स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 एम टू सी स्क्वायर की होल पावर हाफ। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, यह ऊर्जा उत्पाद कणों की कुल ऊर्जा के बराबर होती है। तो हमने कहा उत्पाद कणों की कुल ऊर्जा, उत्पाद कण का विराम द्रव्यमान m3 और m4 था, तो इनकी विराम ऊर्जा हो गई m3 स्क्वायर सी स्क्वायर और इसकी हो गई m4 स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस T1 प्लस T4। तो ये हो गई कुल ऊर्जा, विराम ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, विराम ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये हो गई विराम ऊर्जा और ये हो गई गतिज ऊर्जा, ये विराम ऊर्जा ये गतिज ऊर्जा इक्वल्स टू ई डैश। तो हम वैल्यू लिख लाए, वैल्यू ऊपर से लिखी ई डैश की समीकरण 5 से, समीकरण 5 से हमने ई डैश का मान ये रख दिया यहाँ पर। ठीक है, जहाँ उत्पाद कणों की गतिज ऊर्जाएं T3 व T4 है, माना इस अभिक्रिया में न्यूनतम दहली ऊर्जा TH, जो हमने पैरों में TH लगाया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दहली गतिज ऊर्जा को। ठीक है, TH कहाँ से आया, थ्रेशोल्ड से हमने TH ले लिया। दहली ऊर्जा की परिभाषा अनुसार आपतित कण की ऊर्जा E1 M1 C स्क्वायर प्लस TH होगी। ठीक है, तो देखो हमने कहा M1 विराम द्रव्यमान था, तो M1 C स्क्वायर विराम ऊर्जा हो गई और ये इसकी गतिज ऊर्जा हो गई। तो टक्कर करने वाला कण कौन सा था, A, तो टक्कर करने वाले कण की कुल ऊर्जा कितनी हो गई, E1 इक्वल्स टू M1 C स्क्वायर प्लस TH होगी। जब उत्पाद कणों की गतिज ऊर्जाएं शून्य के बराबर होती हैं तो आपतित कण की ऊर्जा क्या कहलाती है, दहली अभिक्रिया ऊर्जा कहलाती है। तो हमने कहा E1 इक्वल्स टू M1 C स्क्वायर प्लस TH जब T3 और T4 शून्य हो। तो जब उत्पाद कण की गतिज ऊर्जा शून्य होती है तो टक्कर करने वाले कण की ऊर्जा दहली अभिक्रिया ऊर्जा कहलाती है। तो हमने जो समीकरण 6 थी यहाँ T3 इक्वल्स टू 0 रख दिया, यहाँ T4 इक्वल्स टू हमने 0 रख लिया और साथ में E1 की जगह हमने क्या लिख लिया, M1 C स्क्वायर प्लस TH। ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमने ऊपर समीकरण 6 में रख दी। समीकरण 6 में रखकर ये इक्वेशन हमने प्राप्त कर ली।
तो m3 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m4 स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू m1 स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस m2 स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2m1 सी स्क्वायर प्लस टी m2 सी स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन, ठीक है, तो ये सी की पावर 4 हो गया और यहाँ से ये हो गया। तो ये हमने इसका वर्क कर लिया, वर्क किया तो ये हो गया। ये जो इधर पावर 1/2 थी, ये वाली पावर इसको हम इस तरफ लेकर आए तो ये इधर आकर स्क्वायर में हो जाएगी। तो स्क्वायर में हुआ m3 स्क्वायर प्लस m4 स्क्वायर सी की पावर 4 और बराबर यहाँ से हो गया m1 स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस m2 स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2m1 m2 सी की पावर 4 प्लस 2th m2 सी स्क्वायर। अब ये जो टर्म है, इस टर्म को यदि देखें तो ये हो गया m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की पावर का होल स्क्वायर c की पावर 4। c एक यहाँ से ले लिया, एक c यहाँ से लिया और एक c स्क्वायर यहाँ से ले लिया। ये सब हमने कैंसिल कर लिया। तो यहाँ से तो ये हमने यहीं रखा, इसका पक्षांतरण इस तरफ कर लिया। तो पक्षांतरण करने पर 2m2th इक्वल्स टू m3 प्लस m4 का होल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, एक बार हम कॉमन लेके इसको हटा देते हैं। कॉमन लेके इसको कहाँ लिख लिया, हमने बाहर लिख लिया सी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका गुणनखंड इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन 2m2 ए माइनस बी ए प्लस बी रखकर इसको हमने हल कर लिया। तो हमने कहा यहाँ पर जो पहला पद है डेल्टा एम क्या है, ये तो हो गया उत्पाद कणों का कुल द्रव्यमान, ये हो गया उत्पाद अभिक्रिया से पूर्व कणों का कुल द्रव्यमान। इनका जो अंतर है उत्पाद कणों तथा अभिक्रिया से पूर्व कणों के विराम द्रव्यमानों का अंतर है, इसे द्रव्यमान आधिक्य एक्सेस ऑफ मास कहते हैं। यह अभिक्रिया तभी संभव होती है जब द्रव्यमान आधिक्य का मान धनात्मक हो। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमने इसकी जगह रख लिया डेल्टा एम। ये जो हमारे 4 कण हमने लिए थे m1 m2 अभिक्रिया से पूर्व कणों का विराम द्रव्यमान, m3 m4 उत्पाद कणों का द्रव्यमान, इन सभी जितने अभिक्रिया में हमारे कण थे उन सभी कणों का योग। तो इसे हमने समीशन से डिनोट कर दिया। तो टी इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन 2m2 समीशन एम जी। तो दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा को हम इस सूत्र के द्वारा परिव्यक्त करते हैं।